तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम के करीब 9 बजे के आसपास जब मैं कटलरी यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि कल इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं था। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा। इस तरह अचानक से एग्ज़ाम को आगे बढ़ा देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं इसका गुस्सा वहाँ के टीचर पर उतारने वाला था। लेकिन वहाँ पर मेरा गुस्सा सहने के लिए कोई भी टीचर मौजूद नहीं था, इसलिए मैं खुद में ही बड़बड़ाते हुए वहाँ से वापस से निकलने लगा। फिर उसके बाद हमें खबर मिली कि एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने का एक कारण था और वो ये था कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ बाहरी इलाकों में काफ़ी दंगे हुए थे और ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने इस एग्ज़ाम को करीब 17 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था। और जैसे मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता था कि मैं काफ़ी दूरी को तय करने के बाद यहाँ तक पहुँचा था और मुझे फिर से यहाँ के धक्के खाने थे। ऐसे में मैं अपने माथा पकड़कर वहीं पर बैठ गया, मगर अब घर जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। कल जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे उस एग्ज़ाम के पीछे मेरे 3 सालों की मेहनत भी बरकरार थी। दरअसल मैं कॉलेज के पिछले 3 सालों से प्रैक्टिकली देता आता था और प्राइवेट स्टूडेंट होने के कारण मुझे दूसरी जगह पर जाकर प्रैक्टिकल देना पड़ता था। ऊपर से यहाँ पर मेरी कोई जानकारी भी नहीं थी। ऐसे में मुझे इस चीज़ के बारे में यहाँ आकर ही पता चला। फिर उसके बाद मैं वापस निकलने लगा क्योंकि मुझे यहीं से बस पकड़नी थी। तो मैंने सोचा कि मैं 9 बजे किसी होटल में रुक जाऊंगा और फिर उसके बाद वापस सुबह ही निकल जाऊंगा। मेरी एग्ज़ाम भी पूरी हो जाएगी और आराम से दूसरे दिन को भी काट लूँगा। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि एग्ज़ाम नहीं होने वाली थी तो मुझे लगा कि यहाँ पर रहकर पैसों को बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से वापस निकल जाता हूँ। और उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैं वहाँ से तुरंत ही वापस निकल गया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अब मैं सीधा बस स्टैंड पर जाऊँगा और बस स्टैंड से सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। वैसे तो मुझे करीब 110 किलोमीटर का सफ़र करना था, मगर यहाँ से हमारे शहर में बस का जाना एक आम बात थी क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी ऐसी बस थी जो अक्सर हमारे गांव तक का सफ़र करती रहती थी और वो हर 10 से 15 मिनट के अंदर ही चलती थी। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी तो नहीं होने वाली थी। फिर उसके बाद मैं किसी बस के इंतज़ार में बैठ गया और उसके थोड़ी देर के बाद ही एक बस मेरे बगल में आकर रुकी। तो मैंने देखा कि उस बस के अंदर मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे थे और मैं बड़े ही शांति के साथ एक सीट पर जाकर बैठ गया। अब धीरे धीरे बस चलने लगी थी और हम एक खंडर स्थान पर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद कंडक्टर मेरे पास आया और बोला, भाई साहब अपना किराया निकालिए। ये सुनते मैं अपनी जेब को टटोलने लगा, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी जेब में मेरे पास पर्स नहीं था तो मैं तो पूरा हैरान हो गया। मैं ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक सुन्न रह गया। उस वक्त उस बस के अंदर काफ़ी सारे मुसाफिर भी लेटे हुए थे, इसलिए मैं उनके बीच में कोई शोर वगैरह नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पहले उस कंडक्टर से कहा, भाई साहब मेरा बटुआ गुम हो गया है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं आपको किराया दे पाऊँगा। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए, मैं घर से उतरकर आपको पैसे लेकर दे दूँगा। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कंडक्टर मेरे ऊपर भड़कने लगा। ना जाने कितनी बातें उसने मुझे ऐसे ही सुना दी थी और उसके बाद जब उसकी तमाम कोशिश करने के बाद भी मैंने पैसे नहीं निकाले तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बस से नीचे उतार दिया और फाटक को बंद करके वहाँ से निकल गया। मुझे उस कंडक्टर के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे 3-4 थप्पड़ मार दूँ, लेकिन यहाँ थप्पड़ मारने के लिए मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। फिर उसके बाद जब मैंने उस जगह को बड़े ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि सच में वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। वहाँ पर चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि इससे खंडर जगह मैंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं थी। अभी मैं यही सोचते हुए इधर उधर घूम रहा था कि तभी मेरी नज़र वहाँ पर बनी हुई एक बड़ी सी छतरी पर पड़ी। तो मैंने देखा कि वो सफ़ेद सी छतरी थी और फिर जब मैं उस छतरी के पास गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो एक शमशान घाट है। और ये देखते मेरे पूरा शरीर डर से सहम गया क्योंकि उस कंडक्टर ने मुझे एक ऐसी जगह पर उतार दिया था जहाँ पर हम डर और खौफ के अलावा कोई दूसरी चीज़ महसूस ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना ही चाहिए तो मैं इधर उधर किसी रास्ते की तलाश करने लगा।
जिस तरफ वो बस गई थी तो मैं भी उसी रास्ते पर चलने लगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस राह पर मैं चल रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। और तभी मैं हल्के हल्के कदमों के साथ ही लगातार बढ़ते जा रहा था जिस तरफ वो बस गई थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद मुझे अपने सामने की तरफ विशाल दूरी में फैली हुई एक तारबंदी नजर आने लगी और उस तारबंदी को देखते मैं समझ गया कि इस जगह का अंत तो यहीं पर होता है। फिर वो बस किस तरफ गई होगी। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी अचानक ही मेरे पीछे से आवाज आई कि एक बार जो यहाँ पर फंस जाता है वो दोबारा यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकल कर जा सकता। दोस्तों ये सुनते मैं तुरंत ही पीछे की तरफ घूम गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि अब जिस जगह पर मैं मौजूद था बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ एक बेहद ही लंबा सा आदमी खड़ा था जिसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी थी। उस आदमी को देखकर ना जाने क्यों लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, यहाँ पर काफ़ी लोग इतनी रात को आए लेकिन कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि अब तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर मैं उसे धक्का देने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की तो वो अचानक ही हवा में धुआं हो गया और ये देखकर मेरा शरीर जो कि काफ़ी गर्म था अब वो ठंडा पड़ गया था और मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं इतना तो समझ गया था कि मैंने किसी गलत व्यक्ति से पंगा लेने की कोशिश की थी या फिर यूं कहें कि मैंने किसी गलत भूत से सामना करने की कोशिश की है। अभी मैं कुछ करने की फिराक में ही था कि अचानक ही मेरा बदन एक पेड़ की टहनी से टकरा गया और फिर मैं सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। जैसे मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी लोहे की मजबूत वस्तु से टकरा गया हूँ। इतनी जोरदार टक्कर होने के बाद भी किसी तरह मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था और उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहां पर एक लोहे की बड़ी सी संदूक पड़ी थी और उस संदूक को देखकर मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। उस लोहे के संदूक के ताले लगभग खुले हुए थे इसलिए मैं उनको देखने के लिए उनकी ओर जाने लगा। फिर उसके बाद जब मैंने किसी तरह उस संदूक को खोला और उसके अंदर की चीज को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 400 वोल्ट का झटका लगा था। तभी मैंने देखा कि उस संदूक के अंदर उसी आदमी की लाश पड़ी नजर आ रही थी। एक नॉर्मल इंसान को डराने के लिए बस इतना काफी होता है। मैं भी अब पूरी तरह से डर गया था। मेरी सांसें भी अब ऊपर नीचे होने लगी थी और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं किसी के साथ हैवानों की बस्ती के बीच में आकर फंस गया हूँ और यहाँ से मेरा बचकर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद जैसे मैंने उस संदूक पर पड़े आदमी को देखा तो मैं धूम दबाकर वहां से भागा और जिस तरफ मुझे कोई भी रास्ता नजर आ रहा था तो मैं उसी रास्ते को पकड़कर भागता रहा। और कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी नज़र एक रोशनी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ जल रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई आदमी होगा जो वहां पर आग जलाकर बैठा होगा, इसलिए मैं अपने कदमों को तेज तेज पटकते हुए आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आग के पास पहुंच पाता कि मुझे अपने पीछे की तरफ से एक भारी भरकम आवाज आई और इस आवाज को सुनते ही मेरी रूह कांप गई क्योंकि ये उसी आदमी की आवाज थी जो कि कुछ देर पहले संदूक में गिरा था। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मैंने देखा कि अब वो पहले से ज्यादा भयानक हो चुका था। उसके दोनों दांत अभी भी मेरे गर्दन के अंदर धंसने को बेकरार हो रहे थे और उसके लंबे लंबे नाखून मेरे पेट को चीरना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ही भयानक नज़रों से मेरी तरफ देखता जा रहा था। मेरी सांसें अब लगातार ऊपर नीचे होने लगी थी और अब तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए मैंने नीचे से मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में उड़ेलने लगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो कोई इंसान तो नहीं था बल्कि एक प्रेत था जिसकी आंखों में मिट्टी जा पाना नामुमकिन था। अगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार नीचे से मिट्टी को उसकी तरफ उड़ाता रहा तो उसके बाद मौका देखकर फिर से मैं उसकी तरफ भागने लगा। जो आग मुझे नजर आ रही थी शायद वो मेरी जान बचा सकती थी, इसलिए मैं उसी आग की तरफ भागता जा रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जब मैं उस आग के एकदम पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वास्तव में जिसे मैं अपनी जान बचाने का स्रोत समझ रहा था वो किसी की चिता जल रही थी। और ये देखकर तो मेरी उम्मीदों को बहुत ही तगड़ा झटका लगा, यानी कि यहाँ पर मैं अपनी जान बचाना चाहता था पर वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा संकट में फंस गया था।
अब तो मेरे लिए यहाँ से निकल पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से यहाँ से निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदों को वहीं छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि अब शायद मैं कभी भी इस भयानक जगह से बाहर तो नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जहाँ बुराई का पूरा मंडल होता है वह अच्छाई का कोई ना कोई स्रोत तो ज़रूर होता है। और वो बुराई को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सारी लड़ाई हार ली है। लेकिन इसी बीच मुझे कंबल लपेटे उसी चिता के बगल में एक और आदमी नज़र आने लगा। और उस आदमी को देखकर ना जाने क्यों, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था जैसा कि पहले उस आदमी को देखकर लगा था। जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था वो भी वहीं मुझसे कुछ दूरी पर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद मैं उस आदमी के धीरे धीरे पास आने लगा और उसके पास जाकर मैंने एकदम हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज़ को सुनते ही उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह रास्ता भटक गया था, लेकिन आज तक यहीं पर बैठा हूँ। दोस्तों, ये सुनकर तो मेरी सांसें और भी तेज होने लगी। और उसके बाद उसने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो शमशान घाट के अंदर रुके रहो। तुम्हें यहाँ पर डर तो लगेगा, लेकिन तुम सुरक्षित रहोगे। फिर उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने बगल में बैठने को कहा और मैं उसके बगल में बैठ गया। और फिर उसके बाद उसने मुझे कुछ ऐसी कहानी सुनाई थी जिसे सुनने के बाद मेरी भी सांसें उखड़ने लगी थी और डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी। लेकिन उनकी बातों के चक्कर में ना जाने कब सुबह हो गई और जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो उसके साथ ही वो आदमी अचानक ही पता नहीं कहीं गायब हो गया। मैं समझ गया था कि वो कोई फरिश्ता था जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर उसके बाद मुझे भी वहीं से एक रास्ता मिल गया और मैं अपने घर चला गया। लेकिन आज भी जब मैं उस बूढ़े आदमी की कहानी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।